गुड मॉर्निंग दोस्तों। दरअसल किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी के लिए या एस्पेरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रारंभिक कदम या पहला इनिशिएटिव अगर कोई लेना चाहिए तो वो सिलेबस के स्टडी को या सिलेबस के अध्ययन को लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है क्योंकि बिना सिलेबस को समझे आप परीक्षा की अंधाधुंध तैयारी में लगे रहते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। जब हम लोग सिलेबस के ट्रैप को यानी सिलेबस के जाल को समझ लेते हैं और उसको तोड़ लेते हैं तो हमारी तैयारी बहुत ही सरल हो जाती है। इसीलिए हमारा जो ये वीडियो है इसके माध्यम से हम लोग यूपीएससी के जो मेंस और पीटी का सिलेबस है उसको क्रमवार देखने की कोशिश करेंगे, उसकी बारीकियों को, उसके ट्रैक को समझने की कोशिश करेंगे। जब इस ट्रैक को आप समझ लेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही सरल हो जाएगी, बहुत ही आसान हो जाएगी। तो कोशिश यही होगा कि किसी भी तरह से हम लोग इसके सिलेबस को समझ लें। जैसे ही आप सिलेबस को समझ लेते हैं आपकी आधी समस्या खत्म हो जाती है। आपको पता ही है कि यूपीएससी का सिलेबस बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ही व्यापक है। उसमें वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट हैं समझ लो। सिविल सर्विस के एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो सिविल सर्विस में नहीं पढ़ना है। तो क्या हम सारे सब्जेक्ट्स के विद्वान बनना है, हमको इंटेलेक्चुअल बनना है, या उसमें से सेलेक्टिव या फोकस स्टडी करना है? हाँ बिल्कुल, फोकस स्टडी करना है। हमें उन्हीं प्रश्नों को ढूंढना है जो पूछा जा सकता है या संभावित है, और ये हर एक साल बदलते रहता है। लेकिन जो भी फ्रेशर हैं, जो भी बिगनर हैं, जो नए प्रतिभागी हैं या एस्पिरेंट हैं, उनको चाहिए कि सिलेबस को स्टडी करने के बाद सिलेबस से जुड़ा हुआ कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद जब आपकी तैयारी हो जाती है और जब आप परीक्षा देने के दौर में चले आते हैं और देने की शुरुआत करते हैं, तो वैसी स्थिति में आपको सिर्फ ये करना है कि आपका जो पहले से फंडामेंटल क्लियर है, उसके बाद जो प्रेजेंट में रिसेंट इशू है उसको अपडेट रखिए और फंडामेंटल अपना पहले वाला क्लियर रखिए। इन दोनों को जोड़ करके ही सवाल पूछे जाते हैं। ये स्ट्रेटजी या ये रणनीति आपको चाहे प्रीलिम्स का एग्जाम हो चाहे मेंस का एग्जाम हो, दोनों में ही अपनाना है या अप्लाई करना है। तो इसलिए तैयारी करने से पहले फंडामेंटल को समझना जरूरी है, और सिलेबस से हमें फंडामेंटल ही समझने में मदद मिलता है। जब आप फंडामेंटल समझ लेते हैं तो जो भी करंट इशू आता है उसी से सवाल पूछे जाते हैं। दरअसल यूपीएससी का एग्जाम में या कोई भी लोक सेवा आयोग के एग्जाम में जो प्रश्न का प्रारूप होता है, जो पैटर्न होता है, पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस, वो ये होता है कि कुछ रिसेंट इशू को लिया जाता है और कुछ ट्रेडिशनल इशू को लिया जाता है। यानी कुछ परंपरागत विषय होते हैं और कुछ वर्तमान के या तत्कालीन विषय होते हैं। इन्हीं को जोड़ करके सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए पहले सिलेबस में हमारा ये ट्रेडिशनल ही मेंशन होता है। रिसेंट इशू को हम लोग इससे जोड़ करके देख लेते हैं। कोई भी किसी भी तरह का कोई इशू है जो बर्निंग इशू है, जो चर्चा में है पिछले 1 वर्षों में, वही मेंस में और पीटी में पूछे जाते हैं। लेकिन उससे पहले उसका बुनियादी सवाल आपको जानना जरूरी है। इसीलिए हम लोग सिलेबस को डिकोड करते हैं या सिलेबस के जाल को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल जीएस के 4 पेपर हैं आपके। हम जीएस पे पहले बात कर लेते हैं, मेंस का जीएस, उसके बाद फिर पीटी का जीएस पे बात करेंगे, फिर ऑप्शनल पेपर पे बात करेंगे। तो आज जीएस का जो फर्स्ट पेपर है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें हमारा पेपर है हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और कल्चर है तथा सोसाइटी पे है। आपका सिलेबस देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी। यानी कि भारतीय संस्कृति और इसके विरासत, भारत और विश्व का इतिहास, भारत एवं विश्व का भूगोल तथा समाज के बारे में कहा गया है। समाज यानी कि भारतीय समाज की यहाँ पे बात की गई है। अब सोचो आप कितना ब्रॉड एस्पेक्ट है इसमें। पूरा भारत का इतिहास पढ़ना है, क्या पूरे विश्व का इतिहास पढ़ना है, पूरे विश्व का वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना है, पूरे भारत का ज्योग्राफी पढ़ना है,
पूरे कल्चर को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये एक अलग तरह का कंफ्यूजन, एक अलग तरह का डर का माहौल क्रिएट कर देता है। कोई भी फ्रेशर स्टूडेंट या फ्रेशर कैंडिडेट इसको लेकर के बेचैन होने लगता है। होना स्वाभाविक भी है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि जब उसको देखेगा कि ग्रेजुएशन करने तक एक ही सब्जेक्ट लो लेकर के पढ़ा था तो कितने ढेर सारे पुस्तकों को उसको अध्ययन करना पड़ा होगा। अब इसमें फिर से सारे और भी पेपर जुड़ गए हैं तो समस्या होगा। इसीलिए हमें सिलेबस की बारीकियों को, सिलेबस के ट्रैप को समझना बहुत ज़रूरी है और समझ करके उसके बाद हमें आगे अपनी कार्यवाही करनी है। अब इस सिलेबस को समझे कैसे, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली सोसाइटी से लिया है। जो जीएस पेपर 1 का अगर आप देखें तो ये जीएस पेपर 1 का आपका एक एरिया है सोसाइटी, उसी से हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं, यानी सोसाइटी पे क्या क्या एस्पेक्ट है। आप जब सिलेबस खोलेंगे तो सिलेबस में आपको सोसाइटी के टॉपिक कुछ इस तरह से दिया हुआ मिलेगा। क्या क्या, तो इसमें आपको मिलेगा सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी कि भारतीय समाज की विशेषताएं क्या क्या है। दूसरा डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया मतलब विविधता, भारत में विविधता। तीसरा है रोल ऑफ वोमेन एंड वोमेन ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय समाज में महिला और महिलावादी संगठनों की भूमिका। नेक्स्ट टॉपिक है पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशू, जनसंख्या और उससे संबंधित जो मुद्दे हैं या समस्याएं हैं वो। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इशू, गरीबी और विकास से संबंधित मुद्दा। अब पहले आप इसको सुन लीजिए, उसके बाद सोचिए कितना इसमें एस्पेक्ट बनता है, कौन से सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है अर्बनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज, शहरीकरण और उससे उत्पन्न होने वाली समस्याएं तथा उससे निपटने के लिए या उसका समाधान क्या होना चाहिए। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन सोसाइटी, खगोलीकरण या वैश्वीकरण और उसका भारत के समाज पर पड़ने वाले प्रभाव। नेक्स्ट है सोशल इंपावरमेंट, सामाजिक सशक्तिकरण। नेक्स्ट है कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, इनके बारे में आप बताइए। तो ये सारे एस्पेक्ट अब एक एक करके जब आप इसको देखेंगे तो पता चलेगा कि इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, बहुत सारे डायमेंशन है जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं। ऐसे दिया हुआ है तो क्या लगता है आपको सीधे यही सवाल पूछ देगा कि बताइए टेल मी अबाउट द साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी के बारे में बताइए। नहीं, उसके इंटरनल्स या आप कह सकते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में भी, उसके एलिमेंट्स के बारे में भी आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस डिकोड सिलेबस में या डिकोडिंग ऑफ सिलेबस क्लास में हम लोग इन सारे टॉपिक से क्या क्या एस्पेक्ट बनते हैं या क्या क्या सवाल बनते हैं, उन सारे सवालों को तैयार करके आप रख लीजिए और उसके आधार पर आप निश्चिंत हो जाइए कि अब आप मेंस के एग्जाम में अगर इंडियन सोसाइटी से कोई सवाल पूछे जाएंगे तो आप आराम से कर सकते हैं, चाहे 2 पूछा जाए चाहे 3 पूछा जाए। लेकिन आपको एग्जाम से पहले इन सारे को एक ब्रेकअप देना होगा, एक अलग अलग खंडवार इसको अलग अलग करना होगा ताकि उससे जो सवाल पूछे जाए, उससे जो सवाल निकले वही यूपीएससी में पूछे जाए। अब इसी को जब हम डिकोड करने लगेंगे, फीचर्स को, डाइवर्सिटी को, वोमेन एंड ऑर्गेनाइजेशन को, तो उसमें से कई सारे क्वेश्चन उभर करके आएंगे। अब आपको क्या करना है, इन्हीं क्वेश्चंस को तैयार कर लेना है मेंस के एग्जाम देने से पहले। जब आपका कमांड इन सारे प्रश्नों पर हो जाएगा तो रिलीवेंट या करंट इशू से संबंधित जो भी क्वेश्चन आएगा आप उसको सिर्फ एक बार पढ़ करके आसानी से लिख सकते हैं। जब भी आप आंसर लिखने जाएंगे तो आपका जो बैकग्राउंड होगा या पृष्ठभूमि होगा, इन सबों का फंडामेंटल का उल्लेख वहां पे करना होगा। और जब भी आप करेंगे तो ये इंडियन सोसाइटी से रिगार्ड या इंडियन सोसाइटी से कंसर्न कोई भी सवाल पूछे जाएंगे तो आपको इन सारे एस्पेक्ट को उसमें मेंशन करना होगा, तभी आपका आंसर कंप्लीट होगा। इसीलिए हमको इसको डिकोडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है। तो एक एक करके हम लोग डिकोड करने की शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज की विशेषताएं। तो उसमें पहला क्वेश्चन जो हम लोगों को तैयार करना चाहिए, या आप कह सकते हैं कि जो सबसे पहले स्टार्टिंग में हमको उस पर फोकस करना चाहिए, वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो होना चाहिए व्हाट इज इंडियन सोसाइटी। सबसे पहला सवाल ये होना चाहिए कि व्हाट इज इंडियन सोसाइटी। अब एक एक करके हम लोग देखते हैं, इस पे हम लोग बात करते हैं। पहले
सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी पर। इसमें क्या क्या सवाल हमको प्रिपेयर करके रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तैयार होना चाहिए, व्हाट इज इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज क्या है। आप इसका आंसर राइटिंग कर लो, इसको तैयार कर लो, इसको समझ लो। इंडियन सोसाइटी का सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी का एक कदम या एक सीढ़ी आप चढ़ लिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन होना चाहिए, व्हाट इज इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज क्या है। फिर दूसरा जो सवाल होना चाहिए, दूसरा सवाल ये होना चाहिए कि जो हमारा इंडियन सोसाइटी के बारे में जो समझ है वो क्या वाकई में वास्तविक अस्तित्व रखता है या सिर्फ एक मानसिक स्ट्रक्चर है, मेंटल स्ट्रक्चर है। दूसरा सवाल, इज इट मेंटल कंस्ट्रक्ट और अ लिविंग एलिमेंट, लिविंग रियलिटी। इज इट मेंटल कंस्ट्रक्ट और अ लिविंग आप कह सकते हैं रियलिटी। क्या भारतीय समाज सिर्फ एक मानसिक रचना है, जैसा समाज के बारे में हम कल्पना करते हैं या देखते हैं या पढ़ते हैं, सिर्फ एक मेंटालिटी है, या रियलिटी ग्राउंड लेवल पर यह बात है। ये बहुत ही गूढ़ सवाल है। इस सवाल को जब आप तैयार कर लेंगे, इस क्वेश्चन को जब आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खुल जाएगी। तो दूसरा सवाल आपको सॉल्व ये करना है। तीसरा करना है, एकदम सिंपल है, वो है फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। थर्ड क्वेश्चन, भारतीय समाज की विशेषता क्या है। तो आपको दिखता ही है भारतीय समाज की विशेषता क्या है। हाँ, आप जो सोच रहे हैं वही सब विशेषता है, लेकिन उसको सीक्वेंस में क्रम बाय क्रम आपको समझ करके रखना है। ये सारे फंडामेंटल है। चौथा सवाल जो आपको पूछा जा सकता है कि जो रिसेंट में चेंज हो रहा है इंडियन सोसाइटी में, चेंजेस विद इन इंडियन सोसाइटी एंड देयर रिपरकशंस। भारतीय समाज में जो परिवर्तन हो रहा है, वो परिवर्तन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है। तो भारतीय समाज में, इंडियन सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहा है वो आपको पता है। अगर नहीं पता है तो उसका आंसर खोज लीजिए, तैयार कर लीजिए, जैसे भी कर सकते हैं। ऑथेंटिक सोर्स ले लीजिए, उस सोर्स से आप उसका तैयार कीजिए और उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है भारतीय सोसाइटी पर, भारतीय कल्चर पर, भारतीय इकोनॉमी पे, उसको देखिए, उसके सारे एस्पेक्ट को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट, इस टॉपिक से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है आप तैयार करेंगे, वो काउजेज ऑफ चेंजेस, यानी कि क्यों परिवर्तन हो रहा है। और नेक्स्ट, इस चेंजेस को कैसे, इस चेंजेस से जो चैलेंजेस उत्पन्न हो रहा है, इस परिवर्तन से जो समस्याएं उत्पन्न हो रही है, सोशल चैलेंजेस जो इशू उत्पन्न हो रहा है, उस सोशल चैलेंजेस को हम कैसे कंट्रोल करेंगे या कैसे उस पर कह सकते हैं कि उसको कैसे नियंत्रण में करेंगे। और लास्ट जो एक और सवाल इस टॉपिक से बनता है कि वर्तमान में इंडियन सोसाइटी कैसा है, इंडियन सोसाइटी टुडे, हाउ इज द इंडियन सोसाइटी टुडे, कैसा है भारत की वर्तमान सोसाइटी। तो ये कुछ फंडामेंटल सवाल हैं, 8-10 सवाल। अगर आप इसको कर लेते हैं तो आपका सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी हो गया। अब इस तरह से लगभग 11th टॉपिक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 टॉपिक है। अब 12 टॉपिक में लगभग इतना ही क्वेश्चन आपको, ये फंडामेंटल है, आपको तैयार करके रखना है। और ऐसा नहीं है कि इसके लिए आपको 200 वर्ड्स या 300 वर्ड्स लिख करके रखना है, नहीं, आप 50 वर्ड में भी कंक्लूड करके कंसाइज वे में या कॉम्पैक्ट वे में रख सकते हैं, एक एब्स्ट्रैक्ट के रूप में भी रख सकते हैं। उसके की वर्ड्स, उसके की पॉइंट्स को नोट कर लीजिए और उसको याद रखिए जहां से भी आपको मिलता है। और ये जब आप पढ़ने बैठेंगे तो आपको सारा एस्पेक्ट से संबंधित जो भी इंफॉर्मेशन जहां से भी मिल रहा है उसको एक बाइंड अप करके एक फाइल बना करके उसको रखिए और उसको पढ़ करके आत्मसात करके अपना बुनियाद मजबूत रखिए। दूसरा जो आपका टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, भारत की विविधता। डाइवर्सिटी क्या है? डाइवर्सिटी सोशल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी। भारत की जितनी भी डाइवर्सिटी है, विविधता है। विविधता ऐसे समझ लीजिए कि एक सिंपल उदाहरण से आप समझ लीजिए कि उत्तर के लोग दिखने में कैसे होते हैं,
दक्षिण के लोग दिखने में कैसे होते हैं, ईस्ट के लोग भी दिखने में कैसे हैं, वेस्ट के लोग कैसे दिखने में, ये डाइवर्सिटी है। उत्तर में प्लेनी एरिया है तो साउथ में पेनिनसुलर एरिया है। ईस्ट में अगर जाएं तो इधर रिवर और कोस्टल एरिया है, तो वेस्ट में चले जाएं तो रिवर का जो ये है वो थोड़ा कम है। वेस्ट में जहाँ डेजर्ट है तो वहाँ ईस्ट में इसका अभाव है। तो ये सारा डाइवर्सिटी जो है, चाहे अब इसके वजह से जोग्राफिकल डाइवर्सिटी की वजह से कल्चरल डाइवर्सिटी भी है। कल्चरल डाइवर्सिटी बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, जैसा इकोनॉमिकल विविधता है उसी के आधार पर सांस्कृतिक विविधता है। तो ये सारे डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी भारत में, इंडिया में यूनिटी कैसे है, ये सारे सवाल आपको समझना चाहिए। और ये एक बर्निंग इशू है जो हमेशा चलता रहेगा। और इस डाइवर्सिटी और यूनिटी के चक्कर में कई समस्याएं भी उत्पन्न होती रहती है, जैसे लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम, कल्चरल इंटीग्रेशन को लेकर के प्रॉब्लम, नेशनलिज्म का प्रॉब्लम, इस तरह से कई सारे प्रॉब्लम उठते रहते हैं। इसलिए डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है आपके लिए। आप इस टॉपिक को जरूर ही प्रिपेयर करके रखिए, जिनको यूपीएससी का मेंस देना है जीएस पेपर 1 में, और ये हर एक साल पूछा जा सकता है। हम लोग देखेंगे ये जब सारे टॉपिक को कर लेंगे तो उसमें से हम बताएंगे कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको करके रखना चाहिए। तो दूसरा टॉपिक है डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, या विविधता में यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। तो सबसे पहला आपको इसमें तैयार करके रखना है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। विविधता क्या है और एकता क्या है, पहला फंडामेंटल क्वेश्चन होना चाहिए जो आपको तैयार करके रखना चाहिए। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, व्हाट इज यूनिटी एंड व्हाट इज डाइवर्सिटी। दूसरा क्वेश्चन, फॉर्म्स ऑफ डाइवर्सिटी इन इंडिया, जो भारत में विविधता की रूप है। जैसे अभी हम लोगों ने बात किया जोग्राफिकल डाइवर्सिटी, इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी, कल्चरल डाइवर्सिटी, है ना, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, रिलीजियस डाइवर्सिटी, ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी है उसको आपको जान करके रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द यूनिटी इन डाइवर्सिटी और रियलिटी और एक सीमेरा, यानी कि जो भारत में विविधता में एकता की जो कल्पना की गई है। अक्सर आप लोग सुनते होंगे कि भारत में विविधता की में एकता है। तो भारत में जो विविधता में एकता दिखाई देती है, क्या वास्तविक है, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी है, या सिर्फ एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है, एक सिमेरा है, आप कह सकते हैं। ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर पिछले बार पूछा है तो हो सकता है इस बार भी पूछ दे, क्योंकि ये सवाल अनसुलझा हुआ सवाल है जिसका 100% परफेक्ट जवाब नहीं दिया जा सकता है। ये आपके विवेचना पर या असेसमेंट पर निर्भर करता है कि आप उसको कैसे देखते हैं। देन दिस क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड आई रिक्वेस्टेड टू यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन को तैयार कर लेना चाहिए। द यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, रियलिटी और सिमेरा, भारत में विविधता की एकता क्या वास्तविकता है या सिर्फ एक कोरी कल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछना है भारत, या तैयार करना है, भारत में इतनी जो डाइवर्सिटी है वो क्यों है, भारत में विविधता का कारण क्या है, इसको आपको तैयार करना है। नेक्स्ट होगा जो विविधता है, इस विविधता को कैसे बांधा गया है, यानी विविधता में आप कह सकते हैं कि बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया, वो कौन से बंधन है जिससे इस विविधता के बावजूद भी भारत यूनिटी में बंधा हुआ है, इसको आपको तैयार करना होगा। एक और याद रखना है जियोपॉलिटिकल यूनिटी, यानी भू राजनीतिक जो एकता है, जियोपॉलिटिकल यूनिटी, ये क्या है, कैसे है और कितना है, ये क्वेश्चन भी आपको तैयार करना चाहिए। हम लोग धीरे धीरे इन सारे टॉपिक पे एक एक छोटा छोटा वीडियो भी जारी करेंगे ताकि आपका फंडामेंटल क्लियर होता है। और लास्ट इसमें होना चाहिए कि और भी इसमें जो क्वेश्चन होना चाहिए वो ये है डाइवर्सिटी और यूनिटी में ही, कि अलग अलग डाइवर्सिटी है तो अलग अलग आप देखेंगे कि ट्रेडिशनल एकोमोडेशन है, अलग अलग आवासीय परंपरा है, उसको समझ करके रखिएगा। फिर देखिएगा कि इस डाइवर्सिटी और यूनिटी को बनाए रखने में लीडर्स का क्या रोल रहा है,
अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग लीडर्स हुए हैं, सोशल कल्चरल इंटीग्रेशन करने वाले लीडर, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर ये जो लीडर रहे हैं उन्होंने क्या क्या किया है यूनिटी को बनाने में, डाइवर्सिटी को बरकरार रखने में और यूनिटी को ब्रेक करने में भी। आज के संदर्भ में देखा जाए प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में तो कई ऐसे लीडर हैं जो रीजनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, क्षेत्रवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जो कम्युनलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो सेंसिटिव लीडर्स होते हैं उनका क्या रोल है, तो आपको याद रखना है इसमें हमेशा पॉजिटिव डायमेंशन को ही देखना है। यानी उन लीडर्स के बारे में जरूर पढ़िए जैसे गांधी हुए और पटेल हुए या जो भी बोस हुए, और प्रेजेंट में अगर देखा जाए तो जो भी आपको लगता है कि इनसे यूनिटी बनता है देश का, हम किसी व्यक्ति विशेष का नाम लेना यहाँ पसंद नहीं करेंगे, तो आप उनको देख सकते हैं, उनके बारे में, उनके द्वारा लिए गए इनिशिएटिव के बारे में। तो ये सारे सवाल को आप कर सकते हैं। इसी पे एक और जो थर्ड होगा, अब इसमें जो चैलेंजेस है ये आपको याद रखना है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी के लिए चैलेंजेस क्या क्या है। दूसरा इसमें देखना है कि जो चैलेंजेज है जैसे कि कास्टिज्म, लिंग्विज्म, कम्युनलिज्म, सोशल इनइक्वालिटीज यानी कि जातीयता, भाषावाद, संप्रदायवाद, सामाजिक असमानता, क्षेत्रीय विषमता, या आप कह सकते हैं रीजनल डिस्पैरिटीज, एथनो नेशनैलिटी एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। एथनो रेशनैलिटी एंड एथनिक कॉन्फ्लिक्ट करने का मतलब यह है कि जातीय राष्ट्रीयता और जातीय संघर्ष जो है वो, फिर आइडेंटिटी ऑफ ट्राइबल, आदिवासियों की पहचान से संबंधित मुद्दे। अक्सर आप देख रहे होंगे कि जो ट्राइबल डोमिनेंट स्टेट है उसमें अक्सर इसको लेकर के सोसाइटी में एक मूवमेंट होते रहता है। अब अगर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे तो हम जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ पर भी आज ये लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम चल रहा है, या आप कह सकते हैं कि लिंग्विज्म को लेकर के एक मूवमेंट हो रहा है। ट्राइबल आइडेंटिटी को लेकर के अभी भी मूवमेंट भारत में चलते रहता है, चाहे नॉर्थ ईस्ट का एरिया हो, चाहे छत्तीसगढ़ रीजन हो या झारखंड का रीजन हो। तो ये एक समस्या है। सोशल इनइक्वालिटी भी आपको देखना चाहिए, और इसमें कुछ और 2-3 हैं जैसे कि जो बेसिक सोशियोलॉजिस्ट कॉन्सेप्ट है समाज शास्त्रियों का, जो सोसाइटी के संदर्भ में डाइवर्सिटी एंड यूनिटी के संदर्भ में या प्रोस्पेक्ट में जो कॉन्सेप्ट है उसको याद करके रख लेना है या उस पर नोट्स तैयार कर लेना है। फिर आपको देख लेना है इसी में फैमिली एंड किनशिप, परिवार और रिश्तेदारी, और प्रेजेंट में जो फेमिनिज्म के लिए सबसे चैलेंजिंग टॉपिक है या फेमिनिज्म के लिए सबसे लॉलीपॉप मुद्दा है वो है पितृत्व सत्ता की अवधारणा। आप कह सकते हैं इसको कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की इन इंडिया, कॉन्सेप्ट ऑफ पैट्रियार्की इन इंडिया, यानी भारत में पितृसत्तात्मक समाज की जो अवधारणा है उसके बारे में। तो इतने सारे सवाल को जब आप तैयार कर लेते हैं तो आप लिख करके रख लीजिए कि उसमें मेंस में चाहे कहीं भी आप एग्जाम देने जाए आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है, उसका पहले आपको तैयार करके रख लेना है। अब छोटा सा टॉपिक आपको दिखा डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया या यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, लेकिन इसमें कई एस्पेक्ट है, कई सवाल हैं। इन सारे सवाल को जिसको हमने अभी बोला उन सारे सवाल को आप आसानी से तैयार कर लीजिए, चाहे जो भी रिसोर्सेस हो, रिसोर्सेस ऑथेंटिक होना चाहिए। और उसके बाद फिर आप किसी भी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी देने जाए चाहे कोई स्टेट पीसीएस का जिसमें सब्जेक्टिव एग्जाम होता हो, इससे सवाल पूछना ही पूछना है। यूपीएससी में क्या है कि एक अलग से पेपर मेंशन कर दिया गया है, लेकिन स्टेट पीसीएस में ये इंक्लूडेड होता है ये सब सवाल, और लोग सवाल पूछते ही पूछते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यूपीएससी में काम आएगा, ये स्टेट पीसीएस के एग्जाम में भी काम आएगा। तो 2 डिकोडिफिकेशन हो गया, सैलिएंट फीचर्स और डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, ये 2 हो गया। अब 2 में समझ सकते हैं कितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे क्रिएट किया। थर्ड है, हम लोग देखते हैं ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। ग्लोबलाइजेशन दरअसल विश्व की एक नूतन संकल्पना है, नवीन संकल्पना है। हालांकि कहने के लिए 1991 में ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंडिया ने अडॉप्ट किया, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ग्लोबलाइजेशन भारत में इसके सिविलाइजेशन के समय से ही था। जब इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अपने आप में ग्लोबलाइज सिविलाइजेशन था, क्योंकि इसका जो रिलेशन था
क्रॉस बॉर्डर रिलेशन, या आप कह सकते हैं कि जो विदेशिक संबंध था, वो विदेशिक संबंध व्यापार पर भी था, सांस्कृतिक कल्चरल एक्सचेंज पर भी था, और आप कह सकते हैं कि एथनिक एक्सचेंज पर भी था, रेशनल एक्सचेंज भी था। यहाँ के लोग वहाँ रहते थे, वहाँ के लोग यहाँ आते थे, यहाँ भी कॉलोनी होता था, रोम का कॉलोनी यहाँ भी होता था, यूरोप का कॉलोनी यहाँ भी था, इंडियंस कॉलोनी भी ईरान में, इराक में, मिस्र में पाया गया। तो जो ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट पहले था, 1991 में दोबारा जो ग्लोबलाइजेशन आया, तो ये ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमी का बहुत ही फेवरेट टॉपिक है, लेकिन इसको सोसाइटी में भी पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के वजह से ही आज सोसाइटी में भी चेंज आ रहा है। यूरोप का जो सोसाइटी है वो धीरे धीरे इंडिया का भी सोसाइटी में या यूरोपियन फीचर्स, यूरोपियन सोशल फीचर्स आज इंडिया में भी प्रवेश कर गया है, इंटर कर गया है। हम भी आज बर्गर पिज्ज़ा खाने लगे हैं, पेप्सी कोला पीने लगे हैं। हम भी अपने जो ज्वाइंट फैमिली था उससे न्यूक्लियर फैमिली में आ गए। हम भी डिंक का कॉन्सेप्ट में चले आए हैं, डबल इनकम नो किड्स वाले कॉन्सेप्ट में चले आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं वेस्टर्न का ही है, यूरोप के ग्लोबलाइजेशन का ही असर है। आज हम लोग ग्लोबल ग्राम के रूप में या ग्लोबल विलेज के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं कि अगर हम चाहें तो बोस्टन यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, फिलाडेल्फिया यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, हार्वर्ड में क्या पढ़ना है, जो सिलेबस पढ़ाई हो रहा है या किया जा रहा है, उसको भी हम चाहे तो पढ़ सकते हैं। यानी कि अब कोई सीमा नहीं रह गया है, चाहे ना तो एक कैपिटल एक्सचेंज का, न तो रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज या अदर रिसोर्सेज का, न तो टेक्नोलॉजी का, किसी भी चीज़ का कोई बाउंड्री नहीं रह गया, कोई सीमा नहीं रह गया। लेकिन उस ग्लोबलाइजेशन के वजह से सोसाइटी पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले आपको इसमें तैयार करना चाहिए, कहा गया इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी में। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। दूसरा कि या मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। दूसरा रीजन फॉर ग्लोबलाइजेशन, खगोलीकरण या वैश्वीकरण का कारण क्या है। तीसरा इसका एस्पेक्ट तैयार करना चाहिए आपको कि इसके आयाम या डायमेंशंस एंड इम्पैक्ट, इसके आयाम या प्रभाव क्या क्या पड़ा ग्लोबलाइजेशन के। तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना चाहिए। चौथा आपको तैयार करना चाहिए, आयाम में आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल, ये जितने भी डायमेंशन है ग्लोबलाइजेशन के, और इन सबों पर जो जो इन्फ्लुएंस हुआ है या जो जो इफेक्ट हुआ है उसको आपको तैयार करना चाहिए कि इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा, सोशल पे, इकोनॉमी पे, पॉलिटिक्स पे, कल्चर पे, ग्लोबलाइजेशन का क्या क्या प्रभाव पड़ा। ये सवाल भी आपको तैयार करके रखना चाहिए। नेक्स्ट, जो अभी रिसेंट में एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट, वैश्वीकरण के विरोध में जो स्वर उठने लगे हैं, कई देश अपने नेशन फर्स्ट थ्योरी पे, अपने एथनिक आइडेंटिटी, अपने कल्चरल आइडेंटिटी, अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए कई सोसाइटी, सिविल सोसाइटी या कई प्रेशर ग्रुप का भी कह सकते हैं, या कई ऐसे फॉर्म हैं जो ग्लोबलाइजेशन के अपोज करने लगे हैं या प्रोटेस्ट करने लगे हैं। तो इसके लिए जो प्रयास हो रहा है उस पर आपको देखना चाहिए। और फाइनली इसमें ये भी देखना चाहिए कि जो एक नया न्यू लोकलिज्म का कॉन्सेप्ट जो डेवलप हुआ है, नई स्थानीयता का लोकलिज्म, जैसे हम लोग इकोनॉमी में लोकल को वोकल प्रमोट करने लगे हैं कि लोकल जो इकोनॉमिक पैटर्न है उसको हम लोग नेशनल लेवल पर लेकर के आए। तो इससे कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन पे असर पड़ता है, ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं बाधित होता है। तो ये भी आपको तैयार रखना चाहिए, नई स्थानीयता या न्यू लोकलिज्म। और नेक्स्ट जो लास्ट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, इज द इम्पैक्ट सॉलिडली पॉजिटिव और निगेटिव, यानी ग्लोबलाइजेशन का जो प्रभाव है आप मूल्यांकन कीजिए कि भारतीय समाज पर सकारात्मक है या नकारात्मक है, इसका असेसमेंट करना है, मूल्यांकन करना है। तो आप जब देखने जाएंगे तो पता चलेगा कि इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हैं। तो आपको संतुलित होकर के इसका आंसर तैयार कर लेना चाहिए। तो ये 3 टॉपिक आपका क्लियर हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ग्लोबलाइजेशन हो गया। ये 3 टॉपिक आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है जिसको आपको तैयार करना चाहिए।